हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर। इस टॉपिक के बारे में हम इतना जान लें कि ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 का एक टॉपिक है। इस यूनिट को हमने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। इससे पहले की जो 6 यूनिट हैं वो प्ले लिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आरपीएससी की पेपर वाइज और यूनिट वाइज जो है अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो हम रिमेनिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा ये यूनिट 7 का टॉपिक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये वीडियोस मिलें, वो उनके लिए हेल्पफुल रहे, यही मेरी एक मनोकामना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है, यानी कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट मॉडिफाई होकर के फ्लावर के रूप में मिलता है, तो वो है आपका स्टेम। किस तरीके से इवोल्यूट हुआ उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये माना जाता है कि जितने भी फ्लोरल ऑर्गन एक फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे लीव्स से इवॉल्व हुए हैं। जब हम बात करते हैं अर्ली एंजियोस्पर्म्स की, तो अर्ली एंजियोस्पर्म में जो ये ऑर्गन हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और एक स्पाइरल फिलोटैक्सी के अंदर पाए जाते हैं। फिलोटैक्सी क्या है? फिलोटैक्सी अगर हम कहें तो लीव्स का जो अरेंजमेंट है उसके लिए हम फिलोटैक्सी वर्ड को यूज़ करते हैं। अब जब हमें ये चीज़ पता चल गई कि ऐसा माना जाता है कि लीव्स से ही ये डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से फ्लोरल ऑर्गन या वर्ल हैं। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि एक फ्लावर के अंदर 4 डिस्टिंक्ट वर्ल्स पाए जाते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो उसमें 4 वर्ल होते हैं, जो कि है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। हिंदी में अगर बात करें तो बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग एक कंप्लीट फ्लावर में मिलते हैं। जब हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीट फ्लावर की, तो इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जिनमें इन 4 वर्ल्स में से कोई भी एक वर्ल जो है वो प्रेजेंट नहीं हो। एक या एक से अधिक वर्ल अगर किसी फ्लावर में एब्सेंट होते हैं तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जब हम बात करते हैं कि 2 आउटर वर्ल्स जो हैं फ्लोरल ऑर्गन के, ठीक है, वो कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को एनहांस करते हैं, क्योंकि ये फ्लावर का वो पार्ट होते हैं जो फ्लावर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब फ्लावर जब अट्रैक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी, तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को एनहांस करते हैं, बट स्टेराइल की कैटेगरी में आते हैं। जब हम बात करते हैं एंडोसियम की, तो एंडोसियम वो कलेक्टिव टर्म है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? एक फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी पुंकेसर प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए कलेक्टिव टर्म है एंडोसियम। अब बात आती है कि स्टेमन्स क्या होते हैं। तो स्टेमन्स जो हैं वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ प्रेजेंट होती है, जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि जिम्नोस्पर्म में जो पोलन कोन्स होते हैं उससे सिमिलरिटी ये शो करते हैं, ठीक है। जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो लिविंग एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। उनके जो फिलामेंट हैं वो कैसे होंगे? सिलेंडर होंगे, थ्रेड लाइक होंगे। उनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी, जो कहाँ पर होगी? अपेक्स पार्ट पर होगी। अपेक्स पार्ट जो है एक सोलन पोर्शन है, फूला हुआ भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं और भी ज़्यादा प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स की, तो इनमें जो स्टेमन हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैटन्ड होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। इनमें अपर और लोअर सरफेस के ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई है कि हम स्टेमन की जो बात कर रहे हैं वो क्या। अब हम बात कर रहे हैं गाइनोसियम की,
तो जो गाइनोसियम है वो गाइनोसियम क्या होती है? देखिए, जब हम गाइनोसियम की बात करते हैं, एक सेकेंड, तो गाइनोसियम जो वर्ड है, ये गाइनोसियम वर्ड एक ग्रीक वर्ड गाइनी से निकला है, जिसका मतलब होता है वुमेन। ऑइकोस का मतलब होता है हाउस। तो ये वो कलेक्टिव टर्म है जो किसी भी फ्लावर के फीमेल पार्ट के लिए यूज़ में आती है। तो मेल पार्ट के लिए जो कलेक्टिव टर्म थी वो थी गाइनोसियम, और फीमेल पार्ट के लिए जो कलेक्टिव टर्म है वो है, मेल पार्ट के लिए थी एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट के लिए है गाइनोसियम। जब हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स की, तो ज़्यादातर फ्लावर में जो गाइनोसियम होती है, जो कि एंजियोस्पर्म का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसके अंदर एक सिंगल कार्पल, दो या दो से ज़्यादा फ्यूज्ड कार्पल्स जो है प्रेजेंट हो सकती है। कार्पल्स को हम कहते हैं अंडप, और अंडप जो है या कार्पल जो है ये 3 पार्ट्स से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम कहते हैं स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। इन 3 पार्ट से ये मिलकर बनी होती है। जब हम बात करते हैं सिंगल या फ्यूज्ड कार्पल्स की, तो इनके लिए हम डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक सिंपल पिस्टिल और कंपाउंड पिस्टिल। ठीक है, ये कई हो सकती हैं, बहुत सारी सेपरेट पिस्टल्स हो सकती हैं, और बहुत सारी सेपरेट पिस्टल मिलकर के एक सिंगल कार्पल का फॉर्मेशन कर सकती है। वो सिंगल कार्पल जो है या तो फ्यूज फॉर्म में होगी या सेपरेट फॉर्म में होगी, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं ओव्यूल्स की, ओव्यूल्स आगे चलकर क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं। ये ओव्यूल्स जो हैं वो पिस्टिल के अंदर डेवलप होते हैं, और पिस्टिल का जो स्वॉलन लोअर पोर्शन होता है, नीचे का जो भाग है फूला हुआ, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? ओवरी या अंडाशय। ठीक है, ये ओवरी या अंडाशय जो है, इसके ऊपर एक नैरो सिलेंडर नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं स्टाइल। और इस स्टाइल का जो पोलन रिसेप्टिव पार्ट या एपेक्स होता है, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलकर एक पिस्टिल या कार्पल का फॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी स्टिग्मा जो है डिवाइडेड हो सकती है। यहाँ पर स्टिग्मा की ब्रांचेस आपको देखने को मिल सकती है। स्टिग्मा की ब्रांचेस से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पिस्टिल में कितने कार्पल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। जैसे कि आप गुड़हल में देख सकते हैं, हिबिस्कस के अंदर स्टिग्मा अगर आप देखेंगे तो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। तो बेसिकली वहाँ पर 5 जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। कार्पल जो हैं वो फ्लोरल लीव्स होती हैं, फ्लोरल लीव्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर उनकी मार्जिन के ऊपर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन ओव्यूल्स से आगे जा कर के सीड का फॉर्मेशन होता है। ये माना गया है या ये पॉसिबल हो सकता है कि जो फर्स्ट कार्पल्स हैं वो क्या थी? लीफ ब्लेड्स थी, जो धीरे धीरे लॉन्गिट्यूडिनली फोल्ड होती गई मार्जिन्स के ऊपर। इनके ऊपर जो हेयर्स प्रेजेंट थे वो हेयर्स जो है वो फ्यूज़ नहीं हुए, लेकिन बाद में धीरे धीरे फ्रूट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ये हेयर्स जो हैं वो इंटरलॉक्ड हो गए और इन्होंने पोलन के लिए एक रिसेप्टिव सरफेस का फॉर्मेशन कर लिया। तो किस तरीके से जो गाइनोसियम का इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से ये फॉर्म हुई, इसे हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, जब हम देखेंगे फॉलियर स्टेमन्स एंड ओपन कार्पल्स। उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि गाइनोसियम प्रिमिटिव फ्लावर्स में कैसी थी और अब किस तरीके की मिलती है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो इवोल्यूशन में एविडेंस सामने आए हैं कि जो हेयर्स गाइनोसियम पर प्रेजेंट थे वो स्टिग्मा के आसपास लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, लोकलाइज होकर के एक स्टाइल वहाँ धीरे धीरे बनने लगी। ठीक है, और स्टाइल जब बनने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ? एक पिस्टिल का फॉर्मेशन हो गया। जब हम मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो कार्पल्स है वो बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड है। ठीक है, विजुअली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ जो है इनमें एक पिस्टिल है, उसके अंदर कोई भी कट ओपन जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। अब फ्लोरल स्पेशलाइजेशन के कुछ ट्रेंड्स हैं, उनको देख लेते हैं। 2 मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि मॉडर्न फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर डायवर्सिटी को शो करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेपरेट फ्लावर पार्ट्स धीरे धीरे आपस में ग्रुप होते गए और फ्यूज़ होते चले गए। सेकेंड वन इज़ कुछ फ्लोरल पार्ट्स जो हैं धीरे धीरे
कम होते गए, वो रिड्यूस होते गए और उनकी संख्या या नंबर जो पहले था उतना नहीं रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं और एडवांस्ड एंजियोस्पर्म की। तो जब हम और एडवांस्ड एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर एक वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं वो पहले बहुत सारे थे और धीरे धीरे रिड्यूस होते चले गए। ठीक है, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं उनका जो अटैचमेंट का स्पाइरल पैटर्न्स हैं, अगर आप प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको धीरे धीरे जो है चेंज देखने को मिलेगा। और ये चीज़ दिखाई देगी कि हर एक लेवल पर एक सिंगल वर्ल जो है उसकी प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्लोरल सिमेट्री की तो जो अदर ट्रेंड्स है फ्लोरल इवोल्यूशन में वो ये है कि फ्लावर की जो सिमेट्री है वो किस तरीके की थी। तो अगर हम देखते हैं प्रिमिटिव फ्लावर्स को तो प्रिमिटिव फ्लावर्स जैसे कि हम बात करते हैं बटर कप की, बटर कप जो है वो कैसा सिमेट्री है, उसका रेडियली सिमेट्रिकल है, यहाँ रेडिकल जो है इसकी सिमेट्री है। ठीक है, तो हम सिर्फ एक सिंगल लाइन से ही इसको दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सिमेट्री के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं किस टाइप की सिमेट्री होती है। तो जब हम कहते हैं कि सिर्फ एक रेडियल भाग से या एक त्रिज्या से ही हम किसी को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं तो उस ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, रेडिकली सिमेट्रिकल कहते हैं। बहुत सारे एडवांस्ड ग्रुप में जब हम देखते हैं तो प्लांट्स कहते हैं कैसे होते हैं, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल प्लेन से ही दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि हम कहें स्नैपड्रैगन, मिंट एंड ऑर्किड, इनके जो फ्लावर हैं वो कैसे होते हैं, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। ऐसे जो बायलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं वो आपको वायलेट एंड पीस में भी देखने को मिलेंगे। बटरकप का भी इसी तरीके का होता है और इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम बटरफ्लाई शेप के फ्लावर भी कहते हैं। जो है तितली जो होती है उस तरीके का शेप इनका हमें दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव फ्लावर की तो देखिए अब जो हम फ्लावर देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही सिंपल है, उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस भी नहीं दिख रहे और ये सारे के सारे कैसे हैं, इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन के प्रति कैसे हैं, अडेप्टिव हैं। लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल प्रिमिटिव फ्लावर में तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एविडेंसेस अब सामने आए हैं, वो एक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। वो थ्योरी ये कहती है कि जो एंसेस्ट्रल फ्लावर्स थे यानी कि जो पूर्वज थे फ्लावर के, जो प्रिमिटिव फ्लावर थे वो कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे, उनमें न्यूमरस स्टेमन्स प्रेजेंट थे, कार्पल्स भी बहुत सारी थी, इनमें कोई भी पेरियंथ नहीं दिखता था, साथ ही साथ इनमें कोई भी यूनिसीरिएट पेरियंथ नहीं दिखता था, कोई भी ब्रैक्ट लाइक ऑर्गन्स जो है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये सारी जो है एक ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर हम कह सकते हैं कि इनमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती थी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये जो थ्योरी है वो बहुत ही अगर अलग अलग बॉटनिस्ट के साथ जाएंगे तो बहुत सारे बॉटनिस्ट इस थ्योरी को डिनाई करते हैं। कुछ बॉटनिस्ट कहते हैं कि ये थ्योरी ठीक है क्योंकि कुछ बॉटनिस्ट का कहना है कि जो प्रिमिटिव फ्लावर हैं वो कैसे थे, यूनिसेक्सुअल थे। तो मोस्ट ऑफ द बॉटनिस्ट कहते हैं बाइसेक्सुअल थे, कुछ बॉटनिस्ट कहते हैं यूनिसेक्सुअल थे। ठीक है, जितने भी अपेंडेजेस थे वो अपेंडेजेस किस थे, प्रिमिटिव फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, वो स्पाइरली अरेंज थे, फ्लावर जो हैं सिमेट्रिकल थे, इनके किसी भी पार्ट में जो है फ्यूज़न देखने को नहीं मिल रहा था। थ्योरेटिकली हम देखें तो जो बेसिक फ्लावर हैं उनको हम पैटर्न फ्लावर कहते थे, प्री इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी का पैटर्न फ्लावर कहते थे। उनमें धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ बहुत सारी लाइन ऑफ मॉडिफिकेशंस वहाँ प्रोड्यूस हुई, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो रिड्यूस होते चले गए, सिंपल होते चले गए, नंबर ऑफ़ ऑर्गन्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए, कॉम्प्लेक्सिसिटी जो है वो भी कम होती गई। यानी कि हम कहें कि जो प्रिमिटिव फ्लावर थे वो अधिक कॉम्प्लेक्स थे जबकि जो मॉडर्न फ्लावर हैं वो अधिक सिंपल है। तो जो मेजर प्रिंसिपल है इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन का वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि जो फ्लावर हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिंपल होते गए प्रिमिटिव की कंडीशन में। ठीक है, और जो एडवांसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ पहले बहुत सारे पार्ट्स होते थे, इनडेफिनेट नंबर में होते थे,
अब वो पार्ट्स जो हैं पहले जितने नहीं रहे और उनकी संख्या जो है वो कैसी हो गई, डेफिनेट हो गई। जो है हम कहें कि पहले 3 या 4 सेट के अपेंडेजेस मिलते थे, जस्ट लाइक पेरियंथ, एंडोसियम और गाइनोसियम। ये अपेंडेज कैसे हो गए, कम हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो स्पाइरल सिमेट्री देखने को मिलती थी वो अब वर्ल्ड अरेंजमेंट के अंदर, चक्रिक क्रम के अंदर दिखाई देने लगी। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो फ्लोरल पार्ट हैं वो फ्यूज़ होते गए, उनमें कॉनिशन एंड एडिशन हमें देखने को मिला। जो रेडियल सिमेट्री थी, एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री थी, वो बायलेटरल सिमेट्री यानी कि जाइगोमॉर्फी के अंदर कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्रिमिटिव फ्लावर हैं उनके बारे में दिखाई, छोटा सा डायग्राम जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये कार्पल है, स्टेमन, एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि पूरा एक बंच है। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा बंच ऑफ स्टेमन्स हैं और ऊपर की तरफ जो है पूरा बंच ऑफ कार्पल्स हैं। इस तरीके की जो है प्रिमिटिव फ्लावर्स देखने को मिलते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है पहले जो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स थे वो बहुत सारे थे, उनमें रिडक्शन होने लगा, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, जो बहुत सारे पार्ट थे वो धीरे धीरे कम होते गए। ये लॉस जो था वो इंडिविजुअल ऑर्गन में भी हो सकता है, ऑर्गन्स की एंटायर वर्ल्ड में भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, किसी एक पेटल का लॉस भी हो सकता है, एक स्टेमन का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ हर पार्ट में हमें देखने को मिल सकता है, और कभी कभी तो किसी के अंदर सिर्फ हमें रिसेप्टिकल और कुछ स्पोरोफिल्स ही देखने को मिलती है, ठीक है। हर एक स्टेज में हमें जो है लॉस देखने को मिल रहा है, साइज़ में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप क्लोजली रिलेटेड टैक्सा में देखोगे तो सिमिलरिटी ऑफ रिडक्शन जो है आपको, रिडक्शन में जो सिमिलरिटी है वो आपको दिखाई देगी। धीरे धीरे क्या हुआ, जो इवोल्यूशनरी रिडक्शन था, तो जो पार्ट रिड्यूस हो गए उनके लिए एक टर्म यूज़ में ली जाने लगी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे अंग जो अब लुप्त हो चुके हैं या पहले थे अब नहीं हैं। उन्हें अबॉर्टिव फॉर्म के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा, उनके स्ट्रक्चर एंड पोजीशन से रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा, और ये माना गया कि ये जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर हैं वो धीरे धीरे उनकी आइडेंटिटी जो है वो अनसर्टेन हो रही है या हो जाएगी। जो लॉस्ट ऑर्गन हैं उनके जो वेस्कुलर ट्रेसेस हैं वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं और वो शो हो जाते हैं। वो वेस्कुलर ट्रेसेस जो हैं एक्सटर्नल फॉर्म में थे, धीरे धीरे रिड्यूस हुए, अभी भी जो है रिसेप्टिकल में आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो भी चुके हैं और हो भी रहे हैं। जब रिडक्शन हुआ तो ऑर्गन्स जो है रिड्यूस हुए, ठीक है। जब ऑर्गन रिड्यूस हुए तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो आपको वहाँ पर फंक्शन में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पेटल्स में, स्टेमन्स में, ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, स्टेमन्स जो हैं वो स्टेमिनोइडा के अंदर, स्टेमिनॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हुए, और भी बहुत सारे कॉमन चेंजेस जो हैं वो फ्लावर्स के अंदर हुए। जब हम देखते हैं कि पेटल्स में जो चेंज हुआ या स्टेमन्स जो चेंज हुआ और पेटल्स और स्टेमन्स चेंज होकर के ग्लैंड्स में डेवलप हो गए, तो हम ये देखते हैं कि ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही जो वेस्कुलर सप्लाई है वो सिमिलर है, ठीक है। ये अगर हम ये कहें कि कुछ ग्लैंड्स और ग्लैंडुलर सरफेसेस जो हैं वो सिक्रेटरी एरियाज़ के आसपास पाए जाते हैं, तो उनको हम मॉडिफाइड ऑर्गन्स नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो है इनके जो वेस्कुलर ट्रेसेस हैं वो वेस्कुलर ट्रेसेस आपको सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। जो नॉन फंक्शनिंग पेटल्स हैं उनको हम कभी कभी कंडीशन में क्या कहते हैं, एपेटलस कंडीशन कहते हैं। पेटल्स जब प्रेजेंट हों, वेस्टिजियल फॉर्म में प्रेजेंट हो या बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उनको हम अपेटलस कंडीशन कहते हैं। और इस तरीके के फ्लावर जो है हमें वो प्रोटिएसी फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो है प्रोटिएसी फैमिली है, यहाँ पर जो है सिर्फ हमें स्टेमन्स और जो एंडोसियम और गाइनोसियम में दोनों पार्ट दिखाई दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें पेटल्स और सेपल्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। प्रोटिएसी फैमिली का फ्लावर है और इसी को हम अपेटलस कंडीशन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से स्टेमन्स में भी रिडक्शन हुआ, हर स्टेजेस में यहाँ पर जो है हमें रिडक्शन देखने को मिला। स्पोरेंजिया जो है उनमें अबॉर्शन हुए, वो कंप्लीट भी था, कुछ ऑर्गन कम्प्लीटली डिसअपियर हुए। 2 स्पोरेंजिया में
अबॉर्शन देखने को मिला, ठीक है, जो कभी कभी जो है 3 और 4 में भी देखने को मिला, जो कि रेयर है। मतलब कि जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं एंथर का, तो 4 में से सिर्फ 2 ही जो हैं सही रहीं, फर्टाइल रहीं, बाकी 2 जो हैं वो कैसी हो गई, अबॉर्टिव हो गई। उसके अलावा क्या हुआ, जो एंटायर एंथर है उसमें भी लॉस देखने को मिला। स्टैमन्स जो सरवाइव कर रहे थे वो स्टेराइल कंडीशन में लैमिनार फिलामेंटस ऑर्गन के रूप में सरवाइव कर रहे थे, जो कि पेटलॉइड कंडीशन में मिल सकते हैं, जिसको हम दलाब स्थिति कहते हैं, उस कंडीशन में भी दिखाई देते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज़ हैं उनके पेटल्स को अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो पेटल हैं वो कैसे हैं, पेटलॉइड स्टेमन्स हैं। दलाब पुंकेसर जो हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जब ग्रेजुअली स्टेमन्स का लॉस हुआ तो उनके साइज़ में चेंज आया और स्टेमिनोडियम जो है वो डेवलप हुआ, जैसे कि हम स्क्रोफ्लोरेसी फैमिली में देख सकते हैं। ये नीचे जो है स्क्रोफ्लोरेसी फैमिली जो है उसका फ्लावर है। इस जेनेरा की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल रेमिनेंट यहाँ पर कोई नहीं मिलता, मतलब कि जो स्टेमन थे वो लॉस्ट हो गए, उनका कोई भी रेमिनेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कि हम ये कह सकें कि इतने स्टेमन जो यहाँ पर प्रेजेंट थे। लेकिन उसकी रिसेप्टिकल में अभी भी वेस्कुलर ट्रेसेस जो है वो प्रेजेंट हैं, जो ये शो करते हैं कि कभी यहाँ पर स्टेमन थे लेकिन अब वो प्रेजेंट नहीं हुए। तो जिस तरीके से स्टेमन में रिडक्शन हुआ उसी तरीके से कार्पल में भी रिडक्शन हुआ। सबसे पहले जो रिडक्शन हुआ वो साइज़ में हुआ, नंबर ऑफ ओव्यूल्स में हुआ। पहले जो कार्पल थी उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलते थे, ठीक है। जब ओव्यूल्स में रिडक्शन हुआ तो ये रिडक्शन जो है पहले कुछ ओव्यूल्स रहे, धीरे धीरे जो हैं एक में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि आप एकिन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर देख सकते हैं। जो ओव्यूल्स का लॉस हुआ वो प्रोग्रेसिवली हुआ, ठीक है। जो सर्वाइविंग ओव्यूल्स थे वो या तो प्रॉक्सिमल कंडीशन में या डिस्टल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। एक मीडियन ओव्यूल जो है वो आपको बहुत ही रेयर केस के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं सिंगल ओव्यूल की पोजीशन की, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो सिंगल ओव्यूल हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, या तो डिस्टल या प्रॉक्सिमल एंड पर हैं। इनमें एक गुड जेनेरिक कैरेक्टर जो है प्रोटिएसी फैमिली के अंदर दिखाई दे रहा है। जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल ओव्यूल्स जो हैं सिंगल ओव्यूल्स, वो एक गुड जेनेरिक कैरेक्टर हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम जब ओव्यूल के सीक्वेंस की बात करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है चेंज होता गया। अबॉर्टिव ओव्यूल्स की जो पोजीशन है या जो ओव्यूल ट्रेसेज की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे चेंज होती गई। जो सीक्वेंस था ओव्यूल के लॉस होने का वो रेननकुलेसी और रोजेसी फैमिली के अंदर बहुत ही क्लियरली शो होता है, ठीक है। तो जहाँ पर एक ओव्यूल सर्वाइव कर रहा है उस कंडीशन में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो ओव्यूल की पोजीशन है वो एंसेस्ट्रल कंडीशन में फॉलिकल थी, ठीक है। और अभी भी जो हैं उसके ओव्यूल ट्रेसेस मॉडर्न फ्लावर्स के अंदर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रेननकुलेसी और ये रोजेसी का फ्लावर है। यहाँ पर देखिए स्टैमन्स में रिडक्शन हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रही है बीच में ये क्या है, जिसकी जो कार्पल वाला पार्ट है वो है जिसमें रिडक्शन हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये जाना कि जो प्रिमिटिव फ्लावर है वो किस तरीके का था, वो पहले कैसे दिखते थे, पहले स्टेमन्स कैसे थे, अब स्टेमन्स कैसे हो गए। आई थिंक ये लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।